हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी को अपने साथ ब्यूरियल माउंट्स ले आया था। एक हफ्ता हो चुका था। वांग जी को वहाँ बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया था। कोई भी नहीं कह सकता था कि उसे वहाँ एक प्रिजनर बनाकर लाया गया है। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता था। एक लड़की उसके लिए टी और फूड लेकर आती थी। 2 दिन बाद उसके लिए गुचिन का इंतज़ाम भी किया गया और कुछ टाइम बाद बुक्स भी आना शुरू हो गई थी जिनमें एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जो वांग जी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। हमेशा ब्रेकफास्ट करने के बाद वो म्यूज़िक प्ले किया करता था। आफ्टरनून का समय वो हमेशा रीडिंग और कैलीग्राफी में बिता दिया करता था, पर उसकी रात हमेशा नाइटमेयर्स में बीतती थी। वुयिंग के सपने उसकी नींद उड़ा दिया करते थे। उसे उस समय के सपने आते थे जब वो दोनों यंग थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वांग जी ने सोच लिया था कि अगर वुयिंग ने उसके लिए ये पनिशमेंट चुनी है तो वांग जी इस पनिशमेंट को झेलने के लिए तैयार है। कम से कम वो वुयिंग के पास तो है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद वो लड़की फिर वांग जी के पास आती है और उससे कहती है, मास्टर वे आपके साथ डिनर करना चाहते हैं तो आपको आज एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहननी होगी। उस लड़की के हाथ में रोब्स थे। वांग जी ने उन रोब्स को नहीं पहना था, पर वो लड़की जिसका नाम आचिंग था वो इस बात पर वांग जी से कुछ नहीं कहती। वो वांग जी के बेडरूम से लेकर उसे एक और चैम्बर में लेकर आती है जहाँ पर टेबल्स रखी हुई थी और डिनर का इंतज़ाम किया गया था। आधी टेबल रेड डिशेस से भरी हुई थी जो काफ़ी स्पाइसी दिख रही थी और बाकी आधी टेबल पर हर्ब्स, वेजिटेबल्स और सूप रखा हुआ था। आचिंग के जाने के बाद वुयिंग वहाँ आता है। वो अपना हैवी क्लोक निकालता है। उस हैवी क्लोक के नीचे उसने ब्लैक रोब्स पहने हुए थे और बालों में एक रेड रिबन बांधा हुआ था। आंखें हमेशा की तरह डार्क थी। वांग जी उससे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। कुछ टाइम बाद वुयिंग उससे कहता है, तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाए थे? वांग जी तुरंत कह देता है, नहीं। वुयिंग कहता है, मुझे तो लगा था तुम्हें वो पसंद आएंगे। वांग जी की नज़र वुयिंग की लॉन्ग फिंगर्स की तरफ जाती हैं, उसकी थ्रोट की तरफ जाती हैं। वांग जी हमेशा की तरह फिर से वुयिंग को एक एंडलेस हंगर के साथ देखने लगता है। थोड़ी टाइम तक वो दोनों साइलेंस में बैठे हुए थे। वांग जी कुछ भी खाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि कैंडल लाइट में वुयिंग का फेस और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। फाइनली वुयिंग उन दोनों के बीच के साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, क्या तुम चाय लेना चाहोगे? वांग जी मना कर देता है, पर वुयिंग उसे इग्नोर करते हुए उसके लिए चाय सर्व कर देता है। वुयिंग उसे चाय सर्व करते हुए कहता है, मैं उन डेड मैन से बातें कर चुका हूँ। वो अपने एक मास्टर के कहने पर ऐसा कर रहे थे जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया। उनके मास्टर ने उन सबसे कहा था कि वो तुम्हारा इस्तेमाल मुझसे मेरी फ्लूट लेने में कर सकते हैं या फिर मेरी टाइगर सील। उनके मास्टर ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लांग वांग जी, तुम लोगों को ये बताते आ रहे हो कि हम दोनों मैरिड हैं? वांग जी कहता है, क्योंकि हम दोनों हैं वुयिंग। वुयिंग कहता है, एक फूलिश प्रॉमिस जो हमने तब किया था जब हम दोनों बच्चे थे, उसे मैरिज नहीं माना जाता। वांग जी कहता है, पर मैं उस प्रॉमिस को मानता हूँ। वुयिंग एक एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, मैं नहीं मानता। ये वर्ड्स वांग जी को हर्ट कर रहे थे, पर वांग जी को आज भी याद था वुयिंग का वो फेस जब उन दोनों ने एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया था। उस दिन वुयिंग बहुत हर्ट था क्योंकि वार अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। फ्लैशबैक शुरू होता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे लोग वुयिंग को मार देना चाहते थे। वांग जी वुयिंग से कहता है, प्लीज़ मेरे बन जाओ, मेरे साथ घुसू, वापस चलो। वुयिंग इस बात पर कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली का प्रिजनर नहीं बनना चाहता लंजा। वुयिंग बहुत ज़्यादा एंग्री और टायर्ड दिख रहा था। वांग जी उससे कहता है, प्रिजनर बनकर नहीं वुयिंग, मेरे बनकर, मेरे बेड में, मेरे दिल में। वुयिंग कहता है, मैं एक कॉन्क्यूबाइन भी नहीं बनना चाहता। वांग जी तुरंत अपने हाथ वुयिंग के चीक्स पर ले जाता है और उससे कहता है, मुझे भी एक कॉन्क्यूबाइन नहीं चाहिए, मुझे वुयिंग अपने हस्बैंड के रूप में चाहिए। पर अगर वुयिंग ऐसा नहीं चाहता तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। चाहे तुम कुछ भी चूज़ क्यों ना करो वुयिंग, तुम्हारे साथ हमेशा मेरी प्रोटेक्शन रहेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पर उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका ठीक नहीं है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वांग जी यीलिंग पैट्रिया के साथ कैंडल लाइट में बैठा हुआ था और उसकी आंखों में केवल पछतावा था, किस तरह उसने अपने हस्बैंड का ही विश्वास खो दिया।
वियिंग वांग जी से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लैंड रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। मैंने सुना है कि तुम कितने प्योर और अच्छे बन चुके हो लांग वांग जी। लोग कहते हैं कि तुमने अपनी ऐसी लाइफ बना ली है जैसे कि एक मॉन्क हो। तुम्हारा कहना है कि हम दोनों हस्बैंड्स हैं, लेकिन लांग वांग जी, मुझे एक ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए जो मेरे साथ बिना कुछ करे ही सो जाए। वांग जी उससे कहता है, वो यिंग, ये तुम क्या कह रहे हो? वो यिंग कहता है, हाँ, और ऐसा हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए जो अपने प्रॉमिस के साथ ही धोखा करता हो, जो उन लोगों के एरोज और सोर्ड्स के बीच में मुझे अकेला छोड़ दे। तो अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने ही दो। वांग जी उससे कहता है, तुमने मुझे अपना प्रिजनर बनाकर रखा है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। वो यिंग कहता है, तुम ऑलरेडी मुझे एक बार छोड़ चुके हो लंजा, और वो भी उन नोबल्स के लिए। वैन लोहान के मर जाने के बाद, जब उसकी पावर मेरे अंदर थी, मैंने उसे छुपा कर रख दिया था, जिस तरह हम दोनों ने अग्री किया था। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। मुझे विश्वास था कि वो किंग और नोबल्स चाहे मेरे दुश्मन क्यों ना बन जाएं, चाहे मेरे खुद का भाई क्यों ना मेरा साथ छोड़ दे, पर लंजा अपना प्रॉमिस निभाएगा, तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा। लंजा मुझे और मेरे लोगों को गूसू ले जाएगा, जहाँ हम सेफ होंगे और खुश होंगे। अब वो एक बिटर लाफ हंसते हुए कहता है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो लंजा, मैं कितना सरप्राइज्ड हुआ था जब सोल्जर्स आए थे मुझे जान से मारने के लिए, और वो सोल्जर्स गूसू के ही थे। तुम्हारे खुद के अंकल ने मेरे चेस्ट पर तलवार रखी थी और तुम वहाँ नहीं थे। वांग जी चाहता था कि वो वियिंग को ये सब कहने से रोक दे, पर वो नहीं कर सकता था। वो शांत रहकर सब कुछ सुने जा रहा था। अब वियिंग उसके नज़दीक आकर कहता है, काश तुम में इतनी हिम्मत होती लंजा कि तुम मुझे खुद जान से मारते। मैं उन लोगों को जीतने नहीं देता, पर अगर तुम मुझे जान से मारते तो मैं अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करते। लेकिन वो पास्ट की बात थी। अब मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था। वांग जी उससे कहता है, मैं एक फूल था वियिंग। मुझे लगता था कि एंड में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने उन लोगों पर विश्वास किया जो डिज़र्व नहीं करते थे। मैं वो हस्बैंड नहीं बन पाया जो तुम डिज़र्व करते थे वियिंग, पर मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं हमारी मैरिज को लेकर री अनाउंसमेंट कर दूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारा हस्बैंड बनकर रहूँगा। वियिंग उससे कहता है, ठीक है, फिर बनो मेरे हस्बैंड। ऐसा कहकर वो वांग जी के डार्क हेयर को अपनी तरफ खींचता है और उसे एक फोर्सफुल किस कर लेता है। वो अपने हाथ वांग जी के फ्रंट रोब्स की तरफ ले जाता है और एक बार में उन्हें फाड़ देता है, एक इनह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ। वो अपना हाथ सीधा वांग जी की स्किन पर ले जाता है और अपने फिंगर नेल्स से वहाँ पर निशान बना देता है। वांग जी भी तुरंत वियिंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे फ्लोर पर लिटा देता है। फ्लोर पर स्टोन था जो काफ़ी हार्ड था, पर वियिंग वांग जी को उसकी नेक से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और एक और बाइटिंग किस कर लेता है। वांग जी भी वियिंग को किस करता है। अब वो वियिंग के रोब्स को निकाल देता है। वियिंग भी वांग जी के फटे हुए रोब्स के अंदर से उसकी स्किन पर अपना हाथ ले जाने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। बहुत लंबा समय हो चुका था जब वांग जी ने वियिंग को टेस्ट किया था। वियिंग की पूरी बॉडी पर वो अपनी टंग से लिक करता है। वियिंग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उससे कहता है, लंजा। वांग जी थोड़ी देर के लिए वियिंग के हाथों को रिलीज़ करता है। वियिंग तुरंत अपने ट्राउज़र्स को खोल देता है और टेबल की तरफ कुछ ढूंढने लगता है। वो ऑयल ढूंढ रहा था। वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया था। वियिंग के पास ये ऑयल क्यों था? क्या इस बीच वियिंग के और भी लवर्स रह चुके हैं? ये सोचकर ही वांग जी को बहुत जेलस फील हो रहा था। उस जेलसी में भी वियिंग के लिए वांग जी का प्यार उतना ही था जितना उन दोनों की फर्स्ट नाइट पर था। मून लाइट के नीचे जब वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे, वांग जी अपने हाथ में वो ऑयल लेता है तो वियिंग उसकी लिप्स पर बाइट करते हुए कहता है, मैं पेन झेल सकता हूँ लंजा, आज मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूँ। वांग जी उससे कहता है, ठीक है वियिंग, जैसा तुम चाहो। वो उसके साथ अब बहुत वाइल्ड हो जाता है। वियिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा, तुम अभी भी मेरे प्रिजनर ही हो। ये मत सोचना कि मेरे साथ रात बिताने के बाद कल से तुम मुझ पर अपनी हुकूमत कर लोगे, मुझे चेन्स में बांधकर गूसू वापस ले जाओगे, जैसा कि तुम हमेशा चाहते थे। वांग जी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वियिंग के सॉफ्ट एयर के पास जाकर वहाँ उसे किस कर लेता है। फिर उसकी नेक पर, उसके जॉ पर और उसकी स्मूथ स्किन पर जेंटली किस कर लेता है। वियिंग उससे कहता है, मेरे साथ अच्छा बनना बंद कर दो लंजा,
तुम्हें पता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम इस तरह जेंटल होते हो तो। वांग जी को आज भी याद था कि वुयिंग को क्या पसंद था। जब वो दोनों यंग थे, एक दूसरे के लिए हंग्री रहते थे। क्लाउड रिसेस के लेसन्स के बीच में हमेशा मौका ढूंढते रहते थे एक दूसरे को किस करने का। वांग जी को वुयिंग के लिप्स पर बाइट करना पसंद था, वुयिंग की रिस्ट को टाइटली पकड़ना पसंद था, और अपनी बेल्ट से वुयिंग के हाथों को टाइटली बांधना पसंद था, जब तक वो ओवर सेंसिटिव ना हो जाए। वुयिंग को कभी भी एक जेंटल वांग जी पसंद नहीं था, उसे एक वाइल्ड वांग जी पसंद था। वो दोनों तब तक कंटिन्यू करते थे जब तक वुयिंग मर्सी के लिए चिल्लाने न लगे। वुयिंग का टेस्ट आज भी बिल्कुल सेम था। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वुयिंग एक सेकंड के लिए एकदम स्टिफ हो जाता है, पर वो तुरंत अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोल हो जाता है और वांग जी के ऊपर आ जाता है और उसके कान में कहता है, ओ लंजा, ऑफ कोर्स तुमने मुझे मिस किया ही होगा। वांग जी सोचने लगता है, सिर्फ इसके लिए नहीं वुयिंग, इसके लिए कभी भी तुम्हें मिस नहीं किया था। वो ये बात वुयिंग से कहने ही वाला था, पर वुयिंग अपनी फिंगर उसके लिप्स पर रख देता है और उसे शांत कर देता है। उनके बीच एक लंबा हॉट सेशन चलता है। डिनर टेबल पर खाना ठंडा हो रहा था। वुयिंग वांग जी को अचानक से पुश करता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। वो वांग जी के बैग से सारे बाल हटाता है, उसके फटे हुए रोब्स को शोल्डर से नीचे गिरा देता है, और उसके बाद जो वो देखता है, देखकर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो वांग जी से कहता है, तुम्हारी बॉडी पर स्कार्स है। वांग जी तुरंत अपने रोब से अपनी पूरी बॉडी ढक लेता है। वुयिंग फिर उससे कहता है, मुझे दिखाओ लंजा। वांग जी उससे कहता है, नहीं वुयिंग। लेकिन वुयिंग उसके शोल्डर्स को पकड़ लेता है और उसके रोब्स खींचकर वेस्ट तक गिरा देता है। वांग जी के पूरे बैग पर कोड़े मारे जाने के निशान थे। वुयिंग एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंख बंद करता है और उससे पूछता है, मुझे अभी के अभी बताओ, ये किसने किया है लंजा? वांग जी कहता है, ये कुछ नहीं है वुयिंग। वुयिंग कहता है, कुछ नहीं है, तुम्हारी बैग पर स्कार्स भरे हुए हैं जो कि बहुत गहरे दिखाई दे रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि ये कुछ नहीं है। वो उसके अपर आर्म्स पर बने स्कार्स पर अपनी उंगली फहराते हुए कहता है, तुम अपना हाथ कैसे लिफ्ट कर पाते हो जब तुम अपनी तलवार पकड़ते हो? वांग जी उससे कहता है, मैं नहीं करता। वुयिंग कहता है, तुमने ये पेन कैसे झेला लंजा? वांग जी कहता है, हमेशा मुझे ये हर्ट नहीं करते, और अब तो बिल्कुल हर्ट नहीं होता। वुयिंग अब एक कोल्ड वॉइस में कहता है, किसने तुम्हें टॉर्चर किया लंजा? मैं उन सबको डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा, उनकी बॉडी से उनकी आत्मा छीन लूंगा। वांग जी कहता है, वुयिंग प्लीज़, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वुयिंग कहता है, ये सब किसने किया है लंजा? मुझे अभी जानना है। वांग जी शांत ही रहता है, तो वुयिंग कहता है, ये तुम्हारी फैमिली ने किया है ना? वांग जी को नहीं पता था कि वो वुयिंग को कैसे एक्सप्लेन करे, इसलिए वो शांत ही रहता है। वुयिंग कहता है, लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उन लोगों को हर्ट नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मुझे बताओ कि ये सब किसने किया है। वांग जी उससे कहता है, मैं मॉन्क नहीं बना था वुयिंग, मैं सेक्लूजन में भी अपनी इच्छा से नहीं गया था। ये मेरी पनिशमेंट थी। 3 साल तक मुझे कैदी की तरह रहना था और मुझे 33 कोड़े मारे गए थे। ये वो प्राइस था जो मुझे मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए पे करना था। उस दिन मैंने अपने ब्रदर को बताया था कि मैं तुम्हें कहाँ मिलने वाला हूँ। शायद मुझे नहीं बताना चाहिए था। मुझे रोकने के लिए मेरे ही किंगडम के लोग भेजे गए थे। उन सब का कहना था कि मैं अपने किंगडम के साथ धोखा कर रहा हूँ, पर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे साथ था। ये स्कार्स मेरी पनिशमेंट थे। मैंने गुजू किंगडम के 33 जनरल्स को घायल कर दिया था। वो 3 साल तक मुझे कैदी बनाकर इसलिए रखा गया कि ताकि मुझे उन 3 सालों में अपने किए पर पछतावा हो। बाहर लोगों को बताया गया कि मैं अपने मन से सेक्लूजन में चला गया हूँ, जिससे मेरी फैमिली को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। वुयिंग उससे कहता है, 3 साल तक? वांग जी ने वुयिंग को एक बात नहीं बताई थी। उसे ये भी कहा गया था कि उसकी ये पनिशमेंट ख़त्म कर दी जा सकती है अगर वो अपने मैरिज प्रॉमिसेस को भूलकर उस लड़की से शादी कर ले जिससे चिरैन उसके लिए पसंद करेगा, और वुयिंग की मेमोरी को अपने दिमाग से हमेशा के लिए मिटा दे। पर वांग जी ने तुरंत इसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। वुयिंग उससे पूछता है, तुम्हें 3 सालों तक कहाँ रखा था? वांग जी कहता है, जैंटियन टावर में, जहाँ मेरी माँ को रखा गया था। वुयिंग उससे पूछता है, जब तुम्हें किडनैप किया गया था उस वक्त तुम कहाँ जा रहे थे? मुझे पता है तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है लंजा।
क्या तुम लाइब्रेरीज की तरफ जा रहे थे? वांग जी उससे कहता है, मैं एक हीलर के पास जा रहा था। वुयिंग उससे कहता है, अगर मुझे पहले पता होता। ऐसा कहने के बाद वो रुक जाता है क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो वांग जी से क्या कहे। पर वांग जी ने ऑलरेडी उसके शब्दों को समझ लिया था। वुयिंग कहना चाहता था, मैं तुम्हारे पास आता, तुम्हें प्रोटेक्ट करता, उन सबको तुम्हारे लिए जान से मार देता। वुयिंग की आंखों में गिल्ट वांग जी साफ साफ देख सकता था। वुयिंग अब वांग जी को खड़ा होने के लिए कहता है। वुयिंग अपना ब्लैक क्लोक उठाता है और वांग जी को पहना देता है। वो वांग जी से कहता है, अब तुम अपने रूम में जा सकते हो, तुमने अभी खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगा। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग। तभी वुयिंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी कंपनी नहीं हूँ लंजा, तुम अपने रूम में जाओ, आराम करो प्लीज़। ऐसा कहकर वुयिंग उससे मुंह फेर लेता है। वांग जी वहीं खड़े रहकर कुछ देर तक उसका इंतज़ार करता है। जब वुयिंग उसे पलट कर नहीं देखता तो वांग जी वहाँ से चला जाता है। रूम के बाहर आचिंग खड़ी थी जो वांग जी को उसके रूम तक ले जाती है। उस रात वांग जी को बिल्कुल नींद नहीं आती। सुबह होते ही आचिंग उसके लिए नए कपड़े लेकर आती है। इस बार जो उसके लिए रोब्स लाए गए थे वो रॉयल ब्लू कलर के थे जो वेलवेट से बने हुए थे। ये स्पेशली रॉयल लोगों के लिए बनाए गए थे। आचिंग कहती है, उन्होंने स्पेशली ये आपके लिए बनवाए हैं। वांग जी कहता है, मेरे लिए? आचिंग कहती है, और किसके लिए बनवाएंगे? एनीवेज अब आपको चेंज कर लेना चाहिए, उसके बाद मुझे आपको हीलर के पास ले जाना है। वांग जी जब कपड़े चेंज कर लेता है तो आचिंग वांग जी को एक रूम में लेकर आती है जहाँ एक लिटिल बॉय था। वो लिटिल बॉय कहता है, वेलकम मास्टरलैंड एंड आचिंग, हीलर वैन अभी बाहर गई हुई हैं, बस वो आती ही होंगी। आचिंग कहती है, आयुन, क्या मैं मास्टरलैंड को तुम्हारे साथ छोड़कर जा सकती हूँ? आयुन कहता है, ऑफ कोर्स मास्टरलैंड, आप मेरे साथ बैठ सकते हैं। आचिंग के जाने के बाद आयुन वांग जी के साथ बैठा रहा था। कुछ टाइम बाद एक लेडी वहाँ आती है जो हीलर वैन थी। वो वांग जी से कहती है, आपको अपने रूप्स निकालने होंगे, मुझे स्कार्स को अच्छे से चेक करना है। आयुन, तुम तब तक बाहर जाकर खेलो। आयुन चला जाता है। वांग जी को अपने रूप्स निकालने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। वंचिंग कहती है, मैं एक हीलर हूँ, तुम अपने रूप्स निकाल सकते हो, इसमें शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। वांग जी उसके आगे आर्गुमेंट नहीं करता और अपने रूप्स निकाल देता है। वंचिंग उसके स्कार्स को चेक करने के बाद कहती है, इस ग्लास बॉटल में एक दवा है जो हर हफ्ते तुम्हें स्कार्स पर लगानी होगी, इससे पेन में रिलीफ मिलेगा, पर ये स्कार्स पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत गहरे हैं। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है, मास्टरलैंड, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि वो बहुत नाराज़ होगा, पर यहाँ आकर वो बहुत रो रहा था। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं कैसे भी आपकी मदद करूँ, आपसे इस पेन को रिलीफ दिलवाने में। मैंने आज से पहले उसे इतना रोता हुआ कभी नहीं देखा। आप सब लोगों की नज़रों में हम मॉन्स्टर्स हैं मास्टरलैंड, पर हमारे पास भी दिल है और यही हमारा सबसे बड़ा टूल है। प्लीज़ उसे काइंडली ट्रीट करिए मास्टरलैंड। अगर वो हमारे साथ नहीं होता तो हम मॉन्स्टर्स आज जिंदा नहीं होते। उस रात वांग जी सोने से पहले मिरर के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। वो नेकेड था। वो अपनी नेकेड बैक पर स्कार्स की तरफ देखता है जो बहुत अगली और डीप थे। वो इन पर हाथ फेराता है और फिर वो वेंचिंग की बातों को याद करता है। वुयिंग सच में उसके लिए रोया था। उस रात जब वो बेड पर सोने के लिए जाता है, आधी रात में उसकी आँख खुलती हैं। इस बार वो सपना नहीं देख रहा था, कोई उसके रूम में था, उसके बेड पर। वो वुयिंग था। वो वांग जी के नज़दीक आकर कहता है, तुम मुझसे बहुत नाराज़ होने वाले हो लंजा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। वुयिंग कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरा प्रिजनर बनकर थक चुके होंगे, पर अगर मैं तुम्हें रिलीज़ कर दूँगा तो कोई और तुम्हें चुरा कर ले जाएगा, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा मेरे अगेंस्ट। वो लोग बहुत क्लेवर हैं लंजा, इतने क्लेवर कि डेडमैन से भी मैं उनका नाम नहीं निकलवा सका। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ शायद इसके लिए तुम मुझे माफ़ ना कर पाओ। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम्हें रिलीज़ कर दूँगा तो वो लोग फिर से तुम्हें अपना प्रिजनर बना लेंगे। उनका कैदी बनने देने से पहले अच्छा होगा कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें अपना कैदी बनाकर रखूं। तभी वांग जी अचानक अपनी आंखें खोलता है और वुयिंग के बालों में हाथ फेराते हुए कहता है, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा हूँ। वुयिंग उससे कहता है, ये सब मत कहो लंजा। वांग जी कहता है, वुयिंग, पर ये सच है, मैं तुम्हारा हूँ।
ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।